हेलो बच्चों, कैसे हाल हैं। आज फिर लाए हैं फास्ट रिवीजन वीडियो और इस वीडियो में आप पढ़ेंगे बायोलॉजी के बाकी के चैप्टर्स। वीडियो देखते रहिए, नॉलेज बढ़ाते रहिए। वीडियो पूरा देखें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको बहुत फायदा होने वाला है। शुरू करते हैं हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। बच्चों, हेरिडिटी आएगा एग्जाम में, एवोल्यूशन कट ऑफ है, तो इसमें सारा डिस्कशन हम हेरिडिटी पर करेंगे। ध्यान से वीडियो देखें, आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हेरिडिटी क्या होता है? तो हेरिडिटी the process by which the traits and characteristics are reliably reaches from one generation to next generation is called heredity. हेरिडिटी एक वो प्रोसेस है जिसमें कैरेक्टर्स, इनहेरिटेड कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हो जाते हैं। ये हेरिडिटी इनहेरिटेड कैरेक्टर्स किस में होते हैं? हमारे जीन्स में होते हैं, जीन्स में कोडेड होते हैं। जैसे जो कैरेक्टर्स होते हैं बच्चों, दो तरह के होते हैं, दो तरह के। एक वो जो इनहेरिटेड होते हैं, यानी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पहुंचते हैं, और एक कैरेक्टर वो होते हैं जो हम अपने एफर्ट से एक्वायर करते हैं। जो जनरेशन टू जनरेशन कैरेक्टर्स पहुंचते हैं उनको इनहेरिटेड ट्रेट बोलते हैं, या उन्हें उनको ट्रेट बोलते हैं। और जो हम अपने एफर्ट से क्रिएट करते हैं, जैसे पढ़ना, लिखना, स्विमिंग, ड्राइविंग, साइंस पढ़ना, मैथमेटिक्स सीखना, ये सब हैं एक्वायर्ड ट्रेट या एक्वायर्ड कैरेक्टर्स बोलिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये दो तरह के कैरेक्टर्स होते हैं, एक इनहेरिटेड और एक एक्वायर्ड। एक्वायर्ड हम अपने आफ्टर बर्थ अचीव करते हैं, सीखते हैं, जो हमारे अंदर आते हैं, और इनहेरिटेड वो होते हैं जो पेरेंट्स से हमारे अंदर आते हैं। जैसे कान का एग्जाम्पल लें, एनसीईआरटी से लें, तो जैसे ईयर लोब है, इसको बोलते हैं ईयर लोब। तो कुछ के फ्री होते हैं, देखो जैसे मेरा ईयर लोब है, ये यहाँ चिप से अटैच नहीं है, फ्री ईयर लोब है, और कुछ का ये ऐसे अटैच होता है, यहाँ चिपका हुआ होता है, ये इनहेरिटेड है, क्योंकि जनरेशन टू जनरेशन ये ट्रांसफर हो रहा है। दूसरी तरह के आप देखिए, जैसे आइरिस का कलर, किसी की ब्राउन आइरिस होती है, आंखें ब्राउन होती हैं, किसी की रेड होती हैं, ब्लैक होती हैं, ब्लू होती हैं, ग्रीन होती हैं, ये भी कैरेक्टर इनहेरिटेड है, यानी ट्रेट है। क्लियर? जैसे बालों का एग्जांपल लें, कुछ बाल तीन तरह के होते हैं, हेयर्स। एक होते हैं स्ट्रेट हेयर, सीधे बाल, एक होते हैं वेवी, लहरदार, और एक होते हैं कर्ली, जो वही क्वाइट हो जाते हैं। तो ये भी इनहेरिटेड कैरेक्टर्स हैं। ऐसे ही ब्लड ग्रुप का होना, स्किन का कलर होना, कलर ऑफ स्किन, आवाज, हाइट, ठीक है, ये सारी चीजें इनहेरिटेड हैं, जो हमारे पेरेंट्स से हम तक आती हैं। अब ये कहां होती है? जैसे अभी बताया था, ये जीन के अंदर होती है, और जीन में डीएनए होता है, और डीएनए किस तरह का होता है? ये एक कॉइल्ड होता है। देखो मैं समझाता हूं अभी। जैसे ये हमारा ये है डीएनए, ये कॉइल्ड रूप में होता है।
जो क्रोमोसोम है एक लंबे प्रोटीन का बना थ्रेड्स होता है, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का, और उसमें उसका एक पार्ट होता है जीन, और जीन का भी पार्ट होता है डीएनए। ठीक है, तो ये सारे की सारे जीन इस तरह ये लगे होते हैं डीएनए के अंदर। कुछ कोड्स होते हैं, ये प्रोटीन कोड्स होते हैं, इनके अंदर ये सारे कैरेक्टर्स शामिल होते हैं। जब क्रॉसिंग ओवर होता है तो होता क्या है कि मदर फादर के जो क्रोमोसोम्स हैं, डीएनए है, वो एक जगह से ब्रेक डाउन होते हैं। तो ये वाला हिस्सा, ये जैसे ये टूटे मदर और फादर के डीएनए, जैसे क्रॉसिंग ओवर होती है तो ये हिस्सा इधर लग जाएगा और ये हिस्सा इधर लग जाएगा। तो ये 50-50 क्रॉस ओवर होने के बाद रिप्रोडक्शन में, फर्टिलाइजेशन में, तो ये क्रोमोसोम्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर के फिर एक नए तरह का डीएनए बनता है जो नेक्स्ट जनरेशन में पहुंचता है। इसीलिए मदर और फादर के 50-50 कैरेक्टर्स संतानों में आ जाते हैं, नेक्स्ट जनरेशन में पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा आपके। अब नेक्स्ट चलते हैं, इसमें नेक्स्ट पॉइंट है आपका एक्युमुलेशन ऑफ कैरेक्टर्स। एक्युमुलेशन ऑफ कैरेक्टर्स का मतलब होता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन टू जनरेशन, मदर फादर के जो कैरेक्टर हैं वो कंबाइन होकर के नेक्स्ट जनरेशन में पहुंचते हैं। और जब ये बहुत सालों तक लगातार ऐसे ही होता रहता है, कैरेक्टर्स कंबाइन होकर के नेक्स्ट जनरेशन में पहुंचते रहते हैं, तो एक बहुत समय बाद, हजारों लाखों साल बाद, एक जो जब नई पीढ़ी आती है तो उसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं और जो एंसेस्टर के कैरेक्टर होते हैं उनमें बहुत डिफरेंस होता है। लेटेस्ट जनरेशन में बहुत सारे कैरेक्टर्स एक्युमुलेट होते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। तो जब इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर एक नई तरह की स्पीसीज, नई तरह का बॉडी स्ट्रक्चर बन जाता है। इसको बोलते हैं एवोल्यूशन। एवोल्यूशन का मतलब है कि जो एग्जिस्टिंग, जो हमारी प्री पॉपुलेशन है, उससे स्प्लिट होकर के एक नई तरह के स्पीसीज का फॉर्म होना, इसको बोलते हैं एवोल्यूशन। सारे एनिमल्स पहले के एनिमल्स से ही एवोल्यूट होकर के आए। यहां एवोल्यूशन का मतलब पैसे कमाना या बड़े बनना नहीं है। बायोलॉजी में एवोल्यूशन का मीन होता है कि पॉपुलेशन से, प्री पॉपुलेशन से स्प्लिट होकर के आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम ईयर्स, आफ्टर सम डेकेड्स या मिलियंस ईयर्स बाद एक नई पॉपुलेशन बनना, नई स्पीसीज बनना एवोल्यूशन होता है। जैसे एक सिंगल सेल से ही आज के जितने भी पेड़ पौधे हैं, ट्रीज हैं, आपके एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, वो एक ही तरह के सेल से बने थे। कभी हम सिंगल सेल ही थे और आज मल्टी सेलुलर है और कॉम्प्लेक्स बॉडी डिजाइन है, और ये कॉम्प्लेक्सिटी कंटिन्यू बढ़ती जा रही है। एक समय ऐसा आएगा कि आज की जो पॉपुलेशन है उससे बिल्कुल डिफरेंट तरह के ह्यूमंस कभी होंगे। जैसे एक नई कल्पना की जाती है कि एलियंस ऐसे होते हैं, तो करीब करीब वैसे उसकी तरफ हम जा रहे हैं कि सिर बड़ा, बहुत बड़ा हो जाएगा, बॉडी छोटी हो जाएगी, क्योंकि दिमाग का विकास लगातार हो रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, रूल्स फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स। मेंडल ने मटर पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और एक्सपेरिमेंट करने के बाद मेंडल महोदय ने कुछ रूल्स बनाए। अब उनका कंट्रीब्यूशन इस तरह था कुछ
Mendel's contribution. Mendel used a number of contrasting visible characters of garden peas, round wrinkled seed, tall and short plant, white and violet flowers and so on. इन पर इन्होंने बहुत सारा वर्क किया कि शॉर्ट प्लांट लिए, टॉल प्लांट लिए तो कैसे आए। इसके अलावा राउंड और रिंकल शीड पर उन्होंने वर्क किया। वॉयलेट फ्लावर्स, व्हाइट फ्लावर्स के ऊपर उन्होंने वर्क किया, उनका क्रॉसिंग कराया। तो किस तरह के कैरेक्टर्स आए, तो इनमें जब क्रॉसिंग कराई जाती है तो हमारे पास किस तरह के रिजल्ट या हमारे सामने किस तरह के रिजल्ट आते हैं ये देखेंगे। तो ये देखने से पहले हम ये सीखेंगे, पहले समझेंगे कि डोमिनेंट कैरेक्टर्स वाले कौन से होते हैं और रेसेसिव कैरेक्टर वाले कैरेक्टर कौन से होते हैं, यानी डोमिनेंट कैरेक्टर कौन से हैं और रेसेसिव कैरेक्टर कौन से हैं। तो डोमिनेंट और रेसेसिव के ऊपर ये पूरा की पूरा चैप्टर है और इसको बहुत ध्यान से आप समझिए क्योंकि ये पेपर में हर साल आता है, पिछली साल भी आया था और इस साल भी आएगा। देखते हैं। मेंडल ने कुछ कैरेक्टर्स लिए, कॉन्ट्रास्ट एंड विजिबल। कॉन्ट्रास्ट अलग अलग, विजिबल माने जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। तो ये 7 तरह के कैरेक्टर्स लिए और इनके बीच में उन्होंने क्रॉसिंग कराया। जैसे डोमिनेंट कैरेक्टर है टॉलनेस, राउंड पॉड, येलो, वायलेट कलर, रेड कलर, ग्रीन बर्ड और स्वेल बर्ड, एक्सियल फ्लावर। इनका इनके साथ रेसेसिव कैरेक्टर के साथ क्रॉसिंग कराया। जैसे टॉलनेस का ड्वार्फनेस के साथ, राउंड पॉड का रिंकल। ये सारे कैरेक्टर्स रेसेसिव हैं यानी प्रभावी नहीं है, ये प्रभावी हैं। येलो का ग्रीन के साथ, वॉयलेट का व्हाइट के साथ, रेड कलर का व्हाइट के साथ, ग्रीन बर्ड का येलो बर्ड के साथ वाले प्लांट्स के साथ। येलो बर्ड वाले प्लांट श्रिंक बर्ड, बर्ड मीन्स होती है जो फली जिसमें बीज होते हैं मटर के, वो बोलते हैं उनको। एक्सियल फ्लावर, फ्लावर एक्सियल आ रहे हैं या टर्मिनल आ रहे हैं। तो ये 7 कॉन्ट्रास्ट विजिबल कैरेक्टर्स थे जिनके ऊपर मेंडल ने वर्क किया। ये आपको याद रखना है कि कौन से डोमिनेंट्स होते हैं कैरेक्टर्स और कौन से रेसेसिव होते हैं। ठीक है, इनको नोट करो। इन कैरेक्टर्स को लेकर के मेंडल ने 3 रूल बनाए। वो 3 रूल कौन से थे, वो ये है। पहला रूल था लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंट। लॉ ऑफ डोमिनेंट में उन्होंने बताया कि फर्स्ट जनरेशन में यानी F1 में वही कैरेक्टर अपीयर होते हैं जो डोमिनेंट होते हैं। जैसे उन्होंने 2 तरह के प्लांट लिए, एक तो प्योर टॉल, एक प्योर ड्वार्फ। इनके बीच में क्रॉस कराया तो रिजल्ट कैसा आया। सारे प्लांट टॉल आए क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन में जो हाइब्रिड बना। अब प्योर और हाइब्रिड का मतलब समझिए। हाइब्रिड का मीन्स होता है कि 2 अलग अलग तरह के कम से कम कैरेक्टर जिस जनरेशन में हो वो होती है हाइब्रिड जनरेशन। तो जो हाइब्रिड बने प्लांट आए वो सारे के सारे डोमिनेंट थे, उस डोमिनेंट कैरेक्टर वाले थे क्योंकि इसमें डोमिनेंट कैरेक्टर है टॉल का। तो ये सारे प्लांट टॉल आए। F1 जनरेशन में सारे जो रिजल्ट आते हैं वो सारे के सारे उसी कैरेक्टर के अनुसार आते हैं जो डोमिनेंट होता है। इस रूल को बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंट या लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है,
तो ये करेक्टर था, ये रूल था फर्स्ट। अब सेकंड रूल में क्या बताया मेंडल ने? सेकंड रूल में बताया कि पहले रूल समझिए, सेकंड रूल क्या था? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन मींस सेपरेशन। उन्होंने कहा कि जो फर्स्ट जनरेशन के बीच में अगर क्रॉसिंग कराई जाए, जो हाइब्रिड हैं उनमें क्रॉसिंग कराई जाए, तो जो रिजल्ट आएगा उसके बाद F2 जो जनरेशन आएगी उसमें प्योर करेक्टर और इम्प्योर करेक्टर, यानी प्योर जो डोमिनेंट करेक्टर है और रेसेसिव करेक्टर हैं अलग अलग हो जाएंगे। जैसे ये हाइब्रिड है F1 जनरेशन का, इसके बीच में क्रॉस कराया तो इस तरह रिजल्ट आया। अब इसमें सेग्रीगेट हो गए, प्योर करेक्टर एक साथ हो गए, ये प्योर एक साथ है, ड्वार्फ। और जो 2 में आए वो आए आपके हाइब्रिड। ये हाइब्रिड टॉल है, प्योर टॉल है। वैसे 3:1 का रेशियो आएगा टॉल और ड्वार्फ में, अगर हम देखें तो 3:1, क्योंकि 3 टॉल है 1 ड्वार्फ है। और वैसे हम जेनेटिकली देखें तो 1:1 का रेशियो आता है। और इसमें ये सेकंड लॉ को फॉलो करता है। सेकंड लॉ क्या कहता है कि जो डोमिनेंट करेक्टर है और रेसेसिव करेक्टर है सेपरेट हो जाते हैं, सेपरेट हो रहे हैं। प्योर टॉल और प्योर ड्वार्फ। बाकी 50% है आपका हाइब्रिड, हाइब्रिड टॉल है। थर्ड लॉ है बच्चों लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में बताया गया है कि अगर हम डाई हाइब्रिड लें, अभी फर्स्ट और सेकंड में बताया था मोनो हाइब्रिड एक एक करेक्टर लिया था। अब थर्ड लॉ ये बता रहा है कि अगर हम डाई हाइब्रिड लें, यानी 2 करेक्टर लें विजिबल करेक्टर वाले प्लांट और उनके बीच में क्रॉसिंग कराई जाए तो रिजल्ट कैसा आएगा। तो विजिबल करेक्टर लिए, ये जिसमें R है राउंड, कैपिटल Y है येलो, स्मॉल r है ग्रीन और स्मॉल y है रिंकल्ड करेक्टर, विजिबल करेक्टर। अब हमने ये हाइब्रिड लिए, इसमें भी 2 करेक्टर हैं मेल का, ये मेल का चिन्ह है, सिंबल है, ये फीमेल का, ये फीमेल फ्लावर है, ये मेल फ्लावर। तो या मेल गैमेट या फीमेल गैमेट ऐसे समझिए। इनके बीच में क्रॉस कराया जाए तो डाई हाइब्रिड आया, तो येलो राउंड, येलो राउंड, येलो राउंड, येलो राउंड, येलो राउंड, येलो, स्मॉल r क्या है ग्रीन, येलो ग्रीन, येलो राउंड, येलो ग्रीन। तो इस तरह जो रिजल्ट आता है वो 9331 का आता है रेशियो। ये पेपर में अभी लास्ट ईयर भी आया था और इस साल भी आएगा बहुत अच्छी तरह से। अब इसमें स्टेटमेंट क्या लिखना होता है, ये लिखना होता है व्हेन वी क्रॉस बिटवीन 2 फ्लावर्स या 2 प्लांट which have the 2 visible contrast character, and when crossover is done, the next generation will come with the dihybrid dihybrid genes which show the characters with 9331 ratio।
तो 9 3 3 1 के अनुसार ये सारे के सारे रिजल्ट आते हैं। और सारे के सारे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बता रहा है कि अपने ये कैरेक्टर को इंडिपेंडेंटली शो करते हैं, ये दिखाते हैं। मदर के कैरेक्टर और फादर के कैरेक्टर, मेल और फीमेल दोनों के कैरेक्टर ही नेक्स्ट जनरेशन में शो होते हैं। तो ये चीज बताते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं सेक्स डिटरमिनेशन। सेक्स डिटरमिनेशन में हम जानेंगे कि मेल या फीमेल कैसे पैदा होते हैं। तो मदर और फादर दोनों तरफ से 23 क्रोमोसोम्स आते हैं। ह्यूमन बॉडी के अंदर एक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं और गैमेट्स में हाफ होते हैं। 23 में से 22 जो है क्रोमोसोम वो बॉडी स्ट्रक्चर बनाने में काम में आते हैं, और बाकी का जो 1 रहता है ये सेक्स क्रोमोसोम होता है। यही 23rd पेयर जो होता है वही ये बनाता है कि वो मेल होगा या फीमेल होगा। जैसे मेल के अंदर और फीमेल के अंदर यानी गैमेट्स में, मेल के अंदर XY क्रोमोसोम होते हैं और फीमेल के अंदर XX सेम तरह के होते हैं, और यहां सेम नहीं होते, डिसिमिलर होते हैं। अगर क्रॉसओवर होता है, रिप्रोडक्शन है, तो बाई चांस अगर ये वाला गैमेट, जिस गैमेट में X क्रोमोसोम है, सेक्स क्रोमोसोम्स, वो फीमेल के X से ही फर्टिलाइज हो जाता है, तो XX यानी गर्ल, लड़की पैदा होगी। अगर ये क्रोमोसोम्स इसके साथ यानी ये स्पर्म इस ओवम के साथ फर्टिलाइज होता है, तब भी लड़की होगी। अगर ये वाला स्पर्म जिसमें Y क्रोमोसोम है ये इसके साथ फर्टिलाइज होता है या इसके साथ फर्टिलाइज होता है तो बॉय पैदा होगा। तो ये 50-50 चांस है, ये नहीं कहा जा सकता कि लड़की होगी या लड़का होगा। क्लियर? ऐसे ही ब्लड ग्रुप की बात करें तो ब्लड में भी 4 तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं, ए, बी, AB और O। अब ए ब्लड ग्रुप के साथ O हमेशा होता है, बी के साथ OB रहता है, AB के साथ भी O रहता है और O के साथ भी एक O होता है। ये बोलते हैं एलील्स, पेयर में होते हैं। जो कैरेक्टर पेयर में होते हैं क्रोमोसोम्स, उनको एलील्स बोलते हैं। अगर ए ब्लड ग्रुप के साथ क्रॉसिंग होता है तो संतान होगी, चाइल्ड होगा या तो ए ब्लड ग्रुप का होगा या O ब्लड ग्रुप का होगा। बी के साथ क्रॉसिंग ओवर होता है तो ब्लड ग्रुप बी होगा या O होगा। AB का किसी के साथ भी क्रॉसिंग ओवर होगा XYZ इन चारों में से, तो ब्लड ग्रुप A भी हो सकता है, B भी हो सकता है, AB भी हो सकता है और O भी, चारों ब्लड ग्रुप हो सकते हैं। अगर O का O के साथ होगा तो सिर्फ संतान, चाइल्ड O ब्लड ग्रुप की होगी। इससे भी बहुत सारे
जुडिशियल केस सॉल्व किए जाते हैं। जब एमबीबीएस करोगे ना तो इसमें आएगा ही, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर, अवर एनवायरमेंट। तो बच्चों एनवायरमेंट क्या होता है? एनवायरमेंट, plants and animals are surrounded physical and biological system in which they live is called environment. प्लांट और एनिमल्स जिस फिजिकल और बायोलॉजिकल सिस्टम से घिरे होते हैं, जिसमें वो रहते हैं, उसको एनवायरमेंट कहते हैं। इकोसिस्टम, इकोसिस्टम नाम दिया था टेंसले ने 1935 में। अब इकोसिस्टम क्या होता है ये समझो। इन ए डेफिनेट एरिया द इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स कंप्राइजेस इकोसिस्टम। इकोसिस्टम एक वो डेफिनेट एरिया होता है जहां बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर आपस में इंटरेक्ट करते हैं और अपना लाइफ साइकिल चलाते हैं। इकोसिस्टम तीन तरह का होता है। एक होता है टेरेस्ट्रियल, जमीन वाला, जैसे फॉरेस्ट, गार्डन, ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है। दूसरा एक्वेटिक, पॉन्ड, ओशन, और तीसरा है एरियल, जिसमें पूरा एंटायर एयर शामिल है। तो ये तीन तरह का इकोसिस्टम होता है जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग के साथ इंटरेक्ट होता है और लिविंग थिंग अपना पूरा होल साइकिल, लाइफ साइकिल अपना रन करती है। कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट होते हैं। नंबर 1 अबायोटिक कंपोनेंट इन विच एयर, सॉइल, वाटर एंड लाइट कम्स। सेकंड है बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट में आते हैं लिविंग, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स एंड डिकम्पोजर्स, ये बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। प्लांट क्या हैं? दीज आर प्रोड्यूसर्स, दे मेक देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस एंड प्रोवाइड फूड फॉर ईच हर्बीवोर्स। प्लांट प्रोड्यूसर्स होते हैं और जितने भी हर्बीवोरस होते हैं उनके लिए फूड प्रोवाइड करते हैं। एनिमल्स, दीज आर कॉल्ड कंज्यूमर्स। एनिमल्स को कंज्यूमर्स कहा जाता है। दे कंज्यूम फूड प्रोवाइडेड बाय प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स। एनिमल्स कंज्यूमर हैं जो प्लांट को खाते हैं और दूसरे एनिमल्स को खाते हैं फूड के लिए। कंज्यूमर्स, दे आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। कंज्यूमर्स तीन तरह के होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड टर्सरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स, दे आर वेरी स्मॉल एनिमल्स लाइक जूप्लैंक्टन। ये बहुत छोटे एनिमल्स होते हैं, इनको जूप्लैंक्टन्स बोलते हैं, जैसे रैबिट, डियर, पाइला। नंबर 2 सेकेंडरी कंज्यूमर्स, the animals who eats primary consumers or herbivorous are called secondary consumers। जो प्राइमरी को खाते हैं वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं। एग्जाम्पल स्नैक, फॉक्स, बर्ड। तीसरी तरह के होते हैं टर्सरी कंज्यूमर्स। दीज आर टॉप कार्निवोरस, दे ईट सेकेंडरी कंज्यूमर्स। ये टॉप कार्निवोरस होते हैं जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स को खाते हैं, जैसे लॉयन, टाइगर, वल्चर। अब आते हैं फूड चेन पर। व्हाट इज फूड चेन?
A series of organisms feeding on one another is called food chain. इसमें नोट करने वाली बात यह है कि each step or level of the food chain forms a trophic level. ट्रॉफिक लेवल भी 4 तरह के होते हैं. There are 4 levels of food chain on trophic level. Number 1, first level. The autotrophs or the producers are at the first trophic levels. First trophic level में सिर्फ ऑटोट्रॉफ्स आते हैं यानी प्लांट्स. सेकेंड लेवल में द हर्बीवोरस और प्राइमरी कंज्यूमर्स कम एट द सेकेंड लेवल. सेकेंड लेवल में सिर्फ हर्बीवोरस आते हैं जो प्लांट्स को खाते हैं, जिनको प्राइमरी कंज्यूमर्स कहते हैं. ये सेकेंड लेवल में आते हैं. थर्ड लेवल, द स्मॉल कार्निवोरस और द सेकेंडरी कंज्यूमर्स आर कम एट द थर्ड लेवल. थर्ड लेवल में स्मॉल कार्निवोरस आते हैं यानी सेकेंडरी कंज्यूमर्स. फोर्थ लेवल में द लार्जर कार्निवोरस और द टर्सरी कंज्यूमर्स कम एट द फोर्थ ट्रॉफिक लेवल. इसमें फोर्थ लेवल में लार्जर कार्निवोरस आते हैं जिनको टर्सरी कंज्यूमर्स कहते हैं. नीचे देखिए एक पिरामिड बनाया है ट्रॉफिक लेवल का. जो बॉटम में जो सबसे पहले आते हैं उनको बोलते हैं प्रोड्यूसर्स. प्रोड्यूसर से ऊपर आएंगे प्राइमरी कंज्यूमर्स और उससे ऊपर सेकेंडरी कंज्यूमर्स और टॉप पर आते हैं टर्सरी कंज्यूमर्स. ये ट्रॉफिक लेवल चार्ट है, पिरामिड है. अब हमने 3 तरह की आपको फूड चेन दिखा रहे हैं. पहली है फूड चेन फॉरेस्ट की, कि फॉरेस्ट में क्या होता है. फॉरेस्ट में प्लांट को डियर खाता है और डियर को टाइगर खाता है. ये फॉरेस्ट की फूड चेन है. ग्रासलैंड में जो ग्रासलैंड की फूड चेन होती है वो इस तरह की होती है. प्लांट को खाया इंसेक्ट ने, इंसेक्ट को खाया फ्रॉग ने, फ्रॉग को खाया स्नैक ने और स्नैक को ईगल खा गया. ये ग्रासलैंड में होता है. तीसरी तरह की जो फूड चेन है वो पॉन्ड की है, कि प्लांट है, प्लांट को स्कॉर्पियन खा रहे हैं, स्कॉर्पियन को फिश खा गया या उसको फिर हेरोइन खा गए. पक्षी हैं, बर्ड है हेरोइन. तो ये पॉन्ड की फूड चेन है. तो इस तरह की 3 तरह की फूड चेन होती हैं जिसमें कम से कम 3 कंपोनेंट होते हैं और मैक्सिमम 5 से ज़्यादा कभी नहीं हो सकते किसी भी फूड चेन में. एक चीज और समझने की है, सन हमारा अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का और सन से जो एनर्जी आती है प्लांट्स पर, प्लांट उसका 1% ही यूज कर पाते हैं. 1% वो नहीं जो एनवायरमेंट में आ रही है सन की, 1% वो जो प्लांट के ऊपर गिर रही है एनर्जी सन की, उस प्लांट के ऊपर जो गिर रही है उसमें से भी 1% प्लांट यूज कर पाते हैं और अपना फूड प्रिपेयर करते हैं. फोटोसिंथेसिस से फूड बनाते हैं. अब इस फूड को हर्बीवोरस खाएगा, हर्बीवोरस को कार्निवोरस खाएगा. तो इस जो प्रोड्यूसर है यानी प्लांट है, इस प्लांट की जो एनर्जी है नेक्स्ट लेवल में 10% ही ट्रांसफर होगी. 10% क्राइटेरिया होता है कि प्लांट में जो एनर्जी है, प्लांट को हर्बीवोरस ने खाया तो प्लांट की जो एनर्जी हर्बीवोरस में जाएगी वो 10% जाएगी और हर्बीवोरस को जब कार्निवोरस खाएगा तो उस प्लांट की एनर्जी में से भी 10% उसको मिलेगी नेक्स्ट को.
तो 10% क्राइटेरिया ट्रांसफर का रहता है। जैसे क्वेश्चन आता है एवरी ईयर कि एक कोई फूड चेन है, प्लांट, डियर, लाइन। अब बताइए कि अगर प्लांट में 10,000 कैलोरी थी तो लॉइन में कितनी पहुंचेगी? तो लॉइन में कितनी पहुंचेगी? अगर इसमें 10,000 है तो इसमें 1000 ही पहुंचेगी और इसमें 100 कैलोरी या जूल 100 कैलोरी पहुंचेगी। इसका 10%, इसका 10% इसमें, फिर इसका भी 10% नेक्स्ट लेवल में जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आता है 1 मार्क या 2 मार्क का, ये भी आपको याद रखना है। फूड वेब, अ सीरीज ऑफ ब्रांचिंग लाइंस ऑफ फूड चेन इज कॉल्ड अ फूड वेब। फूड वेब या कहेंगे इंटरकनेक्टेड फूड चेन इज कॉल्ड फूड वेब। अब इसको इस तरह दिखा सकते हैं, जैसे मैं आपको अब एक डायग्राम दिखाता हूं। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है? द एक्युमुलेशन of harmful chemicals in our body through food chain is called biological magnification। डिफरेंट तरह की फूड चेन के जरिए हमारे अंदर बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स इकट्ठे हो जाते हैं। इन हार्मफुल केमिकल्स का बॉडी में इकट्ठे होने को ही बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहते हैं। जैसे पेस्टिसाइड्स छिड़के जाते हैं, हर्बिसाइड्स छिड़के जाते हैं, फल पकाने के लिए केमिकल्स यूज होते हैं, सब्जियों को बड़ा करने के लिए केमिकल्स यूज होते हैं। तो ये डिफरेंट तरह के केमिकल्स डिफरेंट माध्यम से हमारी बॉडी के अंदर कलेक्ट हो जाते हैं। दीज आर कॉल्ड बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। अब एक और समस्या हम देखते हैं पॉल्यूशन की। पॉल्यूशन क्या होता है? एडिंग ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस इन एयर, वाटर और सॉइल इज कॉल्ड पॉल्यूशन। हवा, मिट्टी, पानी में जब हार्मफुल नुकसानदायक केमिकल कलेक्ट हो जाते हैं, मिल जाते हैं, उसी को हम पॉल्यूशन बोलते हैं। वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन। इससे एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। कौन सी प्रॉब्लम? हम दो तरह की देखते हैं मेनली। एक तो है डेप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर लगातार कम होती जा रही है। दूसरी समस्या है वेस्ट डिस्पोजल। हम अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज से बहुत सारा कचरा इकट्ठा कर लेते हैं, जनरेट कर रहे हैं, उसको प्रॉपर ढंग से डिस्पोज नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। जैसे करंट में दिल्ली में भाजपा हार गई कचरे के लिए, कचरा डिस्पोजल के मामले में। अब क्या होता है, जैसे दिल्ली जैसे शहर में हर रोज करीब करीब 1100 ट्रक, 1100 ट्रक्स कचरा कलेक्ट होता है और वो एक जगह डाल दिया जाता है। हम लोग पानी यूज करते हैं, एक व्यक्ति एक दिन में यानी 24 घंटे में कम से कम 50 लीटर पानी यूज करता है, नहाने में, कपड़े धोने में और दूसरे में। अगर एक व्यक्ति 50 लीटर यूज कर रहा है तो जरा सोचो, करोड़ों लोग एक स्टेट में रहते हैं, कितने मिलियन लीटर पानी कलेक्ट वेस्ट करते हैं। वो सारा कचरा, गंदा पानी नाले में बहता हुआ नदियों में जाता है, नदियां पॉल्यूट हो रही हैं,
कचरा जनरेट करते हैं, कुछ खरीदा, खाया, फाड़ा, इधर फेंक दिया, तो जगह जगह जमीन पर कचरा बिखरा होता है। इससे लैंड की फर्टिलिटी अफेक्ट होती है, तो सॉइल पॉल्यूशन हो रहा है। इंडस्ट्री लग रही है, पेड़ काटे जा रहे हैं, लगातार जो फॉसल फ्यूल का यूज हो रहा है उससे कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी पॉइजनस गैसें एनवायरनमेंट में मिक्स हो रही हैं, एयर पॉल्यूशन हो रहा है। तो ये सारी एक्टिविटी हैं जो हम लोगों की जनरेट की हुई हैं, जिसकी वजह से हम एनवायरमेंटल प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। और बहुत सारे, अब ये डिस्पोजल का है कि कैसे डिस्पोजल करें। अब कचरा भी दो तरह का होता है, एक होता है बायोडिग्रेडेबल और एक दूसरा होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल कचरा वो है जिसे बैक्टीरिया, फंजाई डिकम्पोज करके नेचुरल कंपोनेंट में कन्वर्ट कर देते हैं, बायोडिग्रेडेबल है। और नॉन बायोडिग्रेडेबल वो कचरा होता है, वेस्ट होता है, जिसे फंजाई, बैक्टीरिया यानी जो डिकम्पोजर हैं वो उसे डिकम्पोज नहीं कर पाते, इससे कचरा इकट्ठा होता रहता है। तो ये सारी समस्याएं हैं जिससे हम लगातार जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं। तो ये चैप्टर भी खत्म हो गया। आपको कैसा वीडियो लगा कमेंट करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो लेके आ रहे हैं और वो वीडियो होगा फिजिक्स का, जिसमें हम फिजिक्स के इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस करेंगे और देखेंगे बोर्ड में कौन कौन से क्वेश्चन आते रहे हैं या इस साल आएंगे। तो बिल्कुल नेक्स्ट वीडियो मिस मत करिएगा और ये वीडियो पूरा देखिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। जिन बच्चों ने, मेरे प्यारे बच्चों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है हमारा चैनल, तो अभी सब्सक्राइब कर लें। अभी मैंने एक शॉर्ट्स डाला था, उसमें मैं यही बताया था कि हमारा वीडियो देखें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। तो ठीक है बच्चों, आज का क्लोज करते हैं। पढ़ते रहिए, आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। बोर्ड का एग्जाम दीजिए, प्रिपरेशन करते रहिए। टाटा, बाय बाय।